So very good morning to all of you and welcome back to BPSC गुरुकुल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जो थोड़ा सा डिले होती जा रही है अनफोर्सिन रीजंस की वजह से। जैसे कल कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कंप्लीट वीडियो पोस्ट नहीं हो पाई, तो कुछ पार्ट पोस्ट किया गया उसका। तो हम फिर से एक बार रिकॉर्ड करेंगे उसको, एक बार फिर से हम देखते हैं, फिर से उन्हीं चीजों को हम लोग समझते हैं और आगे का जो पोर्शन है वो आपका अपलोड होगा। हम बात कर लेते हैं। कल हमने बात की थी डच सुपर पावर के बारे में, किस तरीके से डच आए, डच क्या है, एक सेमी गवर्नमेंटल कंपनी आप कह सकते हैं, जिसके बारे में हमने जाना था। सेकेंड थिंग हमने देखा था कि डच ने पुर्तगीज पर सुपरमेसी क्यों स्टैब्लिश की, क्योंकि उनके शिप्स जो थे वो लाइटर थे, ठीक है, फ्लाइंग शिप्स। तो शिप लाइटर होने की वजह से वो ज्यादा गुड्स कैरी कर सकते थे, ज्यादा गुड्स कैरी कर सकते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वो कुछ रीजंस रहे जिनकी वजह से डच ने इंडियन ओशियन में और इंडिया में ही पुर्तगीज दोनों जगह पर ही पुर्तगीज को पीछे किया। अभी हम आगे समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अब हम बात करेंगे डच फैक्ट्रीज इन इंडिया, जिसमें से कल हमने एक फैक्ट्री के बारे में देखा था। डच फैक्ट्रीज इन इंडिया। सो डच फैक्ट्री जो इंडिया में स्टैब्लिश हुई, जहां पर ईयर मेंशन हम करेंगे वहां ईयर आपको मार्क करके रखना है, याद रखना है, अदरवाइज सबका ईयर याद रखने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है। सबसे फर्स्ट जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई डच की, वो हुई थी 1605 में मसूलीपट्टनम। सो जो फर्स्ट फैक्ट्री है उसका ईयर याद रखना जरूरी है आपके लिए। इसके बाद जो सेकंड फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो थी आपकी नागपट्टनम। नागपट्टनम, ठीक है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आपका 1658 में। थर्ड थी आपकी वाइजगपट्टनम। देखो ईस्टर्न कोस्ट है, आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करना है। साइड में आप एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर अलाइन कर सकते हैं कि कौन से ईस्टर्न कोस्ट पर है और कौन से वेस्टर्न कोस्ट पर है। उसके बाद आता है हमारा 1663 में कोचीन। उसके बाद आता है हमारा कोचीन। देखो सबसे पहले जो फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो हुआ मसूलीपट्टनम में, उसके बाद नागपट्टनम, वाइजैक, यहाँ से घूमकर हम कहाँ आ गए, कोचीन। कोचीन में उन्होंने पुर्तगीज को हटा दिया था, वहां से उन सुपर पावर को डिफीट करके उन्होंने कोचीन पे अपनी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया था। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूवमेंट है किनका, डच सुपर पावर्स का और उनके फैक्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट का। इसके बाद कहाँ गए वो, वेस्ट की तरफ जैसे ही आना शुरू किया उसके बाद वो आ गए थे सूरत, गुजरात रीजन, नॉर्थ की तरफ, ईस्टवर्ड होते हुए साउथ से निकल के वो वेस्ट में गए हैं, उसके बाद नॉर्थ की तरफ। उसके बाद इसमें एक और जगह है गुजरात में ही, कैम्बे, ठीक है, सूरत जो कि सबसे पावरफुल एरिया था उनका, उसके बाद कैम्बे और एक और एरिया है भरूच, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 3 और उसके बाद ये वाला 3, ये कहाँ चला गया, ये नॉर्थ तरफ और ये आ गया आपका ईस्टवर्ड, ये वेस्ट वर्ड का नॉर्थ सेक्शन। इसके बाद मैप के हिसाब से हम जा सकते हैं आगरा। भरूच से कहाँ गए हम, आगरा। गुजरात से सीधे हम कहाँ हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश। समझ आ रहा है। यहाँ से हम लोगों ने जैसे ही ईस्टर्न कोस्ट को कवर किया उसके बाद हम वेस्ट में पहुंचे, नॉर्थ से हम लोग फिर कहाँ गए,
यूपी में आगरा की तरफ। उसके बाद हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, बिहार। बिहार में कौन सा एरिया था, बिहार में जो फैक्ट्री थी वो थी पटना। स्टेट मेंशन कर सकते हैं। अब बिहार के बाद कहां पहुंचे, बंगाल। बंगाल में चिंसुरा। ये थी वेस्ट बंगाल में आपकी, ठीक है। यही है जो फैक्ट्रीज हैं, मेनली स्टार्टिंग की जो फैक्ट्रीज है उनका ईयर आपसे पूछता है, मेन पूछता है आपसे कोचीन कब कैप्चर किया गया था, स्टार्टिंग फर्स्ट का पूछता है, बाकी सबका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका हो गया ईस्टर्न कोस्ट। उसके बाद उसको वेस्ट में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद गुजरात में 3 नाम हो गए, सूरत, कैम्बे, भरूच। उसके बाद आपका आ जाता है यूपी में आगरा, फिर पटना, एंड देन आपका चिंसुरा। क्लियर है। ये सारे फैक्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट है कि डच की जो फैक्ट्रीज रही वो कहां कहां पर फैक्ट्रीज थी उनकी। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। ये जो हमने एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो ईयर है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, वो अलग है। पहले क्या आना चाहिए आपका, वाइसेकपट्टनम आना चाहिए, इसके बाद वाइसेकपट्टनम आना चाहिए। लेकिन ये सीक्वेंस जो हमने लिखा है वो सीक्वेंस इस अकॉर्डिंग लिखा है कि आप मैप पर लोकेट करेंगे तो आपको एक सीक्वेंस में उसका नाम याद हो जाएगा। अगर ईयर वाइज और सीक्वेंस वाइज आप उसको करेंगे तो वो आपको क्लियर कट याद नहीं हो पाएगा। एक सीक्वेंस में जब चीजें रहती हैं तो याद करना, रिमेम्बरिंग इजी रहती है। मैप पे आप ड्रॉ कर सकते हैं तो एक इमेज फॉर्मेशन होता है कि किस किस तरीके से आपको रोटेट करना है और नाम इजीली आप रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये नाम आपको अच्छे से याद होंगे। तो ये ईयर उनका इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनका इंपॉर्टेंट है उनका मेंशन करा दिया गया है। बेवजह बल्किंग करने की जरूरत नहीं है नोट्स की, ठीक है। तो यही ईयर्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको हमने स्टार्टिंग में रखा है। अब देखो, जब हम पुर्तगीज पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि वेस्टर्न कोस्ट के ही नाम थे, तो वो एक सीक्वेंस में हमने पढ़े। लेकिन डच में उन्होंने इंडिया के अलग अलग एरियाज में, या फिर ये कहें कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को इन्होंने ट्रेड के पर्पज से एक्सप्लोर कर लिया था और अलग अलग एरियाज में अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश किया। दैट्स व्हाई हमने मैप के अकॉर्डिंग ही नाम को मेंशन किया है। डिड यू गेट द पॉइंट? यहां तक क्लियर है? क्वेश्चंस जो फॉर्म होते हैं इसमें वो आपका सिंपली हो सकता है कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे जो डच फैक्ट्रीज थी उनके आप नाम मेंशन कीजिए। हो सकता है आपको एलिमिनेट करने के लिए 4 ऑप्शन मिले, जिसमें से आपसे पूछा जाए कि कौन सा पर्टिकुलर प्लेस पे, कौन से पर्टिकुलर प्लेस पे डच की फैक्ट्रीज नहीं थी, या फिर कौन सा प्लेस है जो ईस्टर्न फैक्ट्री में काउंट नहीं होता है, ईस्टवर्ड फैक्ट्री में नहीं है। सीक्वेंस देगा कि कौन सी ईस्टवर्ड है, कौन सी वेस्टवर्ड है, उनको शॉर्ट लिस्ट कीजिए। तो उस तरीके से आपको मल्टीपल तरीके से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है। अब बिहार के जो पटना में एस्टैब्लिश हुई थी फैक्ट्री, वो हुई थी 1632 में। इस पे भी थोड़ा सा मार्क कर सकते हो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं। ये इसकी लोकेशन की अगर बात करें, जहां भी पटना कॉलेज है वहां पर पहले डच की फैक्ट्री होती थी। जहां अभी पटना कॉलेज है वहां पर उसी लोकेशन पर पहले क्या थी, डच की फैक्ट्री थी, जो कि 1632 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। ये बीपीएससी का जो एग्जाम देने वाले हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं। एक और चीज है कि मसूलीपट्टनम जो है 1605 में, वो आपकी फर्स्ट फैक्ट्री थी, ईस्टर्न कोस्ट पड़ता है ये। यहीं पर 1610 में 1610 में एक इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, ट्रेड सेंटर कम हेडक्वार्टर। तो यहां पर स्टार मार्क करके आप लिख सकते हैं, डच स्टैब्लिश्ड
Dutch, their trade center and headquarter in, कहाँ हुआ था? पुलिकट। ईयर कौन सा था? इसको नाम को याद करना है आपको, पुलिकट को। पुलिकट नाम आपको याद होना चाहिए। इसकी लोकेशन, ये किस वजह से पॉपुलर है? यहाँ डच हेडक्वार्टर बना था, डच फैक्ट्री भी थी, वहां हेडक्वार्टर भी बना था 1610 में, 1610 में। लेकिन पुलिकट किस और चीज के लिए फेमस है? कुछ जगह पुलिकट की जो स्पेलिंग होती है वो PULICAT भी दी होती है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है। तो आपको देखकर आना है, ये होमवर्क आप समझ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है, कोस्टल रीजन जो है, आंध्र और तमिल का जो बॉर्डर कोस्टल रीजन है, वहां पर एक पुलिकट लेक है, पुलिकट झील है। और वो जो झील है वो एक तरीके से ब्रैकिश वाटर माना जाता है, ठीक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ ब्रैकिश वाटर माना जाता है उसको। इसकी क्या खास बात है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो चीजें भी आती हैं, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है पॉलिटी से, ज्योग्राफी से। तो उन चीजों को कनेक्टिविटी में पढ़ना है कि अगर ये हमारे पास आया है तो उसकी करंट लोकेशन, करंट सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा हम पता करें कि अभी क्या है, सिचुएशन कैसी है, किस चीज के लिए वो पॉपुलर है, न्यूज में है या नहीं, तो उससे रिलेट करेंगे। तो उन चीजों को बहुत बारीकी से लेकर चलना है। उस टाइम पे तो पुलिकट की ट्रेड इंपॉर्टेंस थी, इसीलिए उन्होंने वहां पर अपना हेडक्वार्टर बनाया, ट्रेड सेंटर बनाया। आज उस जगह की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, उसको भी हमें देखना चाहिए। वैसे कनेक्ट करते हुए आप हर इंपॉर्टेंट चीज को ज्योग्राफी से कनेक्ट करके देख सकते हैं। उस तरीके से होगा कि आपका मैप वर्क इतनी बार हो चुका होगा कि जब आप ज्योग्राफी में जाएंगे और मैप वर्क उठाएंगे तो बहुत सारी चीज पहले से ही क्लियर होगी। क्लियर? तो ऑल ओवर इंडिया में जो फैक्ट्रीज थी डच की, वो इसी तरीके से थी। सो पुलकिट, आई डोंट नो आप में से कितने लोग होमवर्क करेंगे, बट स्टिल पुलकिट जो है वो एक टर्टल के लिए फेमस है, ऑलिव रिडले। ये सीजन की वजह से आते हैं, ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल। ये सीजनल मौसम की वजह से वहां आते हैं, समुद्र से बाहर आकर अपने अंडे देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो वहां टर्टल्स की जो स्ट्रेंथ कह सकते हैं वो काफी ज्यादा है, ठीक है। अब देखो, ईस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का है, ईस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का है, ये वाला जो ईस्टर्न कोस्ट है, इस ईस्टर्न कोस्ट पे कितनी लेक हैं, कितनी झीलें हैं, कितने आइलैंड्स हैं, उनको थोड़ा सा देखना है। वेस्टर्न कोस्ट पे कितनी लेक हैं, कितनी झीलें हैं, चीजों को कॉन्सेप्चुअल तरीके से लेकर चलना है और वैसे ही उनको पढ़ना है। सो ये था हमारा डच के बारे में, डच का जितना भी ओवरऑल फैक्ट्रीज थी वो थी। अब हम देख लेते हैं डेनिश फैक्ट्रीज इन इंडिया। ये बहुत ज्यादा आप कहेंगे तो डच में उतना हमारे पास नहीं है कंटेंट याद रखने के लिए, या उतनी इम्पोर्टेंस कह सकते हैं नहीं है उसकी, तो उसको इसी वीडियो में, इसी पार्ट में हम लोग कवर कर लेते हैं। हेडिंग आप मेंशन कीजिए, डेनिश। ठीक है, इनमें दो फैक्ट्रीज इंपॉर्टेंट है इनकी। डेनिश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दो फैक्ट्रीज हैं इनकी जो इंपॉर्टेंट है, तो उसमें उतनी ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। देयर आर ओनली टू इंपॉर्टेंट नेम्स। एक जो उनका फर्स्ट स्टैब्लिशमेंट था
एक तरीके से उनका जो हेडक्वार्टर बना। फर्स्ट, सेकंड है नॉर्थ में बंगाल की तरफ, ठीक है। फर्स्ट हम मेंशन करेंगे द डैनिश कंपनी एस्टैब्लिश्ड Danish company their first factory, or you can say trade center, in Tamil Nadu, and exactly the name is Trankevar. स्टैब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट 1616, और फर्स्ट फैक्ट्री जो इन्होंने एस्टैब्लिश की थी ये इसका जो ईयर है वो 1620 है। डैनिश जो आए थे वो 1616 में आए थे, और फर्स्ट फैक्ट्री उनकी जो स्टैब्लिश हुई थी वो 1620 में हुई थी। क्लियर है? इसके बाद एक बात हम लिखेंगे, सेकंड जो फैक्ट्री थी उनकी वो थी श्रीरामपुर। और ये है बंगाल में। ये दो ही नाम इसमें जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है, इन दो नाम को नहीं भूलना है। इसके बाद एक और जो फैक्ट्री थी वो थी बालासोर उड़ीसा के अंदर, इसको भी याद रख सकते हैं, बालासोर। इसको भी याद रख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कह सकते हैं, याद रख सकते हैं। दो मेजर नाम ही हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं। दो ही मेजर ट्रेड सेंटर्स थे। ये ट्रेड सेंटर था लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था। इसी के साथ सिमिलर टू दिस, सिमिलरली मेंशन कर सकते हैं, सिमिलरली दे ऑल्सो हैड trade points in Surat and Patna. So these three names are secondary: Balasore, Surat and Patna. These were not that important जो क्वेश्चंस में आपके पूछे जाते हैं। ये पर्टिकुलरली प्राइमरी नेम है, ट्रांकेबार एंड श्रीरामपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आपको नहीं भूलना है। हम जो नाम लिखते हैं वो अभी करंट स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी लिख रहे हैं कि ये उड़ीसा में अभी करंट लोकेशन जो भी पड़ेगी उसकी वो उड़ीसा में रहेगी, ये बिहार में रहेगी। तो वो स्टेट के नाम जो हम दे रहे हैं वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। उस टाइम पे जो स्टेट के नाम होते थे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि जब जब जिनका रूल था आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको आपको ऐसे ही पढ़ना है कि अभी करंटली वो एक पर्टिकुलर चीज है, जहां मान लीजिए फैक्ट्री को एस्टैब्लिश हुई श्रीरामपुर में अगर हुई, तो श्रीरामपुर करंट प्रेजेंट टाइम पे कहां पर लोकेटेड है हमें उसको समझना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दो क्लियर हो चुकी है, ये सेकेंडरी है, आप इसको याद रख सकते हैं, रीड करके आप छोड़ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे उसमें पॉलिटिकल मैप को देखेंगे, जिसमें हम सारी फैक्ट्रीज के लोकेशंस को मार्क आउट करेंगे कि कहां कहां ये लोकेशंस है मैप पे। क्लियर? कि ओरिजिनल मैप पे हम देखें कि कहां कहां वो लोकेशंस हैं,
उनको फिल करेंगे, उनको हम अपने नोट्स के साथ रखेंगे, ओरिजिनल मैप के अकॉर्डिंग ही हम उन लोकेशंस को फिल करेंगे। हम यहाँ से मैप में करेंगे, आपको लोकेशंस को फिल करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मैप वर्क देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।